हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पांडेस ट्यूटोरियल्स। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूईटी की प्रिपरेशंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको इस क्वेश्चन में सर्कुलर फ्लो का फेस बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है जनरेशन फेस, बी ऑप्शन है सर्कुलेशन फेस, सी ऑप्शन है डिस्पोजिशन फेस एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे इसका आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सर्कुलर फ्लो के जो हमारे फेस होते हैं उसमें जो सर्कुलर फेस होता है वो इसके अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ए और सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, या नेशनल वेल्थ, या नेशनल इनकम, या बैलेंस इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेशनल वेल्थ और बैलेंस इन बैंक अकाउंट होगा। आपको पता होगा फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है जिसे हम मेज़र करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर बी और डी होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। इनमें से हमारी फैक्टर इनकम कौन सी नहीं है। रेंट, पॉकेट मनी, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड या फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा पॉकेट मनी और गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आपके एग्जाम्स में हमेशा कोई एक ही ऑप्शन होगा चूज़ करने के लिए, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप दो में से कौन सा चूज़ करेंगे। यहाँ पर दो है इसलिए हम यहाँ पे दो टिक कर रहे हैं। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमिक कंसिस्ट। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आता है, हाउस होल्ड और फर्म या फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड या गवर्नमेंट, या फर्म या गवर्नमेंट। तो जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी है उसके अंदर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म ही आती है, बाकी फॉरेन सेक्टर और जो गवर्नमेंट है वो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज़। स्टॉक वेरिएबल क्या है, विच इज़ मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉक वेरिएबल को हम जब मेज़र करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है, लॉसेस आर क्लासीफाइड एज। देखिए, जो लॉसेस है ना वो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो लॉसेस है आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसे मेज़र नहीं कर सकते। जैसे आप बोलोगे ना कि मुझे इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतना लॉस हुआ, तो ये आपका एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में होता है, तो यहाँ पे आप इसे स्टॉक कंसिडर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे जो रियल फ्लो का दूसरा नाम है, नॉमिनल फ्लो नहीं होता, मनी फ्लो भी नहीं होता, फिजिकल फ्लो इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन से दो सेक्टर इंक्लूड नहीं होते, ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पे फॉरेन और एक गवर्नमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड और फर्म को तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। मनी फ्लो इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है वो, गुड्स एंड सर्विसेज, गिफ्ट्स नहीं, मनी। देखिए, मनी फ्लो में जो एक्सचेंज होता है ना मनी का होता है, ना ही इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज आती है, ना ही इसके अंदर गिफ्ट आता है। मनी फ्लो में हम मनी को ही एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, या हाउस होल्ड टू फर्म, या फर्म टू गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, जो रियल फ्लो है वो हाउस होल्ड टू फर्म जो है उन सर्विसेज को यहाँ पे लेता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट्स, आपको पता होगा कि क्या होता है इनका मतलब। देखिए, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर फाइनल कंजम्पशंस के लिए या फिर फॉर द इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनल प्रोडक्ट को या तो आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे जो है कि इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एग्जाम्पल होगा। परचेज ऑफ मिल्क बाय डेयरी शॉप, मशीन परचेज बाय अ फर्म, या वीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, या वीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि आप फर्दर रीसेल करोगे। क्या? एक तो परचेज ऑफ मिल्क, अगर मिल्क डेयरी शॉप ने परचेज़ किया है, अगर कोई डेयरी शॉप अगर मिल्क परचेज़ करती है तो उसे फर्दर सेल ही करेगी। और दूसरा वीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, क्योंकि उन्होंने भी जो फ्लोर परचेज़ किया है और फर्दर प्रोडक्शन के लिए करा होगा या फर्दर रीसेल करने के लिए किया होगा, इसलिए ये हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? चॉक, डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स, या वीट यूज बाय हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा चॉक, डस्टर एक्सेट्रा, और एक होगा हमारा फर्टिलाइजर्स यूज बाय दी फार्मर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस? इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, बोथ एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट होता है, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है और सब्सिडीज, दोनों की वजह से आता है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस दैट इट मीन्स दैट, जब भी हमारा जो फैक्टर कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कम है सब्सिडीज से। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर डैश और फॉर डैश। अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं या फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जितनी आपको रिसीव हुई होती है उसमें से अगर आप माइनस कर दो जितनी आपने फैक्टर इनकम को पे करा है अब्रॉड में, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, या लॉसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ अर्थक्वेक, या फिर क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। डेप्रिसिएशन जो होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का होगा बी आंसर। ठीक है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन देयर इज। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारा कब इक्वल होता है? यहाँ पे इसका आंसर होगा, देखते हैं, नो डायरेक्ट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू सब्सिडी, या नो सब्सिडी, या फिर नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, एक तो यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू सब्सिडी, और दूसरा व्हेन नो सब्सिडी। दोनों ही सिचुएशन में जब हमारी कोई सब्सिडी नहीं होती या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इक्वल होते हैं सब्सिडीज़ के, ऑन दैट केस जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? ट्रांसफ़र इनकम आपको पता होगा, ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि आपने बिना कोई सर्विस को रेंडर किए बिना ही आपने उसे एक तरीके से अर्न किया है। तो यहाँ पे ऐसे बोनस है, बोनस आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, अगर आपने कोई सर्विसेज दी होंगी तभी आपको बोनस मिलता है। कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, नहीं, ये भी नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या फिर स्कॉलरशिप, यहाँ पे इसका दोनों ही सही आंसर है। स्कॉलरशिप भी आप बिना कोई सर्विस रेंडर किए बिना आपको मिल जाती है, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, स्टील एंड सीमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, या फर्टिलाइजर्स परचेज्ड बाय अ फार्मर, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का होगा, एक तो ये होगा स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। यहाँ पे जो स्टील और सीमेंट का यूज़ हो रहा है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्लाईओवर। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजर्स परचेज बाय अ फार्मर। अब फार्मर भी क्या करेगा, उन फर्टिलाइजर से यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ में काम आएगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी और सी दोनों ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप इज एन। अगर कोई शुगर कोई स्वीट शॉप
परचेज करती है तो वो हमारे लिए बन जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। वाइल इट इज़ अ डैश गुड्स व्हेन इट इज़ परचेज बाय कंज्यूमर, और अगर उसी शुगर को कंज्यूमर परचेज करेगा तो वो बन जाएगा फाइनल गुड। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे बहुत से क्वेश्चंस और करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। जो बैंक है वो जो क्रेडिट है वो कैसे क्रिएट करता है? ऑन आउट ऑफ नथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट्स, या ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स? यस, ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट। जो हम डिपॉजिट्स वहाँ पे बैंक में करते हैं उन्हीं को फर्दर लोन पे चढ़ाता है पैसा, फिर वही पैसा उनके पास दोबारा आता है, फिर लोन पे चढ़ाते हैं, तो उसी से वो बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट। ठीक है, इफ़ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000 करोड़ and legal reserve requirements is 40%, then amount of total initial deposit will be dash। आपको यहाँ पे हमें आपको पता होगा हमारे पास एक मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। यहाँ पे जो LRR है वो उन्होंने बताया 40% है, तो 1/40%, परसेंट मतलब 100, तो 1/40 डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो 100 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1, एक मिनट, तो ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा देखिए ये 1/1 इंटू 100/40 बन जाएगा। तो 100/40 को जब आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इतना करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट क्या हमारे पास है यहाँ पे? टोटल डिपॉजिट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 10,000, तो ये हमारे पास यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है, और मनी मल्टीप्लायर हमने 2.5 निकाल दिया। तो 10,000 को ये जो 2.5 है, अगर मैं डिवाइड में नीचे भेज दूँ इनिशियल डिपॉजिट में, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4,000। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या ऑप्शन में 4,000 है, यस, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,000 करोड़। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, तो आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसकी वजह से इंक्रीज होता है? फॉल इन रेपो रेट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, या डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मनी सप्लाई। अगर आपको इंक्रीज़ करना है, आप अपना रेपो रेट अगर कम कर दोगे तो रेपो रेट जैसे ही कम हो जाएगा तो लोग जो हैं बैंक से लोन लेना वगैरह ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, तो इससे हमारी इकनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम यहाँ पे होता है, दो नेम्स होते हैं, एक क्रेडिट मल्टीप्लायर और एक होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। दोनों ही का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री, अगर जो कंट्री है, कंट्री में अगर आपको आरबीआई को कंट्री में अगर क्रेडिट रिड्यूस करना है तो वो कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगी? बाय सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट? नहीं, अगर बाय कर लेगी तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। सेल सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, या फिर रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो, या इंक्रीज इन रेपो रेट। इस केस में अगर हम देखो ना, सेल सिक्योरिटीज़ होगा। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे ना, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे तो बेचने के लिए पब्लिक और बैंक से करेंगे पैसे देंगे, तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा और सिक्योरिटीज़ पब्लिक के पास चली जाएंगी, तो इससे यहाँ पे जो क्रेडिट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इफ़ अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक इज़ 3,000 करोड़ एंड LRR इज़ 25%, देन टोटल डिपॉजिट क्रिएट विल बी, कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऐसे ही निकालेंगे फॉर्मूले से, जैसे हमने अभी निकाला यहाँ पर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा से इरेज कर देती हूँ आपको कराने के लिए। हमें यहाँ पे निकालना है कि हमें इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है यहाँ पे और LRR दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले बार हम मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे कैसे, 1/LRR। तो यहाँ पे हमें 25% दिया हुआ है, तो 1 मतलब 25/100।
फिर से हम इसे क्या करेंगे, 1 इंटू 100/25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ये हमारा मनी मल्टीप्लायर आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, टोटल डिपॉजिट इंटू इनिशियल डिपॉजिट बाय मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट तो यहाँ पे हमें निकालना ही है, तो इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे हमें 3000 दे रखा है और मनी मल्टीप्लायर हमने 4 निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, यहाँ पे बी हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से कभी भी आरबीआई पैसा कलेक्ट नहीं करता और ना ही उन्हें एडवांस वगैरह देता है। करेंसी अथॉरिटी और बैंकर्स बैंक उनका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए और बी। अदर नेम फॉर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज, किसका दूसरा नाम क्या होगा, वेरिएबल रिजर्व रेशो, इसका यहाँ पे दूसरा होगा नाम। ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन है। देखिए ये नहीं होता हमने अभी कर लिया, ये भी नहीं होता हमने कर लिया, ये भी नहीं होता, तो क्या बचा, बैंकर्स बैंक। उसके बाद आता है बैंक रेट इज द रेट एट विच डैश लैंड्स मनी टू डैश। बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है, तो इसका आंसर ए होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्सक्लूड्स, इसके अंदर ना हमारा बैंक रेट नहीं आता, ये हमारा आता है क्वांटिटेटिव के अंदर। तो ये जो तीनों है ये हमारा क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी हाई व्हेन लीगल रिजर्व रेशो इज, जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू कब हाई होती है, जब हमारा जो लीगल रिजर्व रेशो है जब वो हमारी लो होती है ना, तभी उसकी वैल्यू हमेशा हाई आती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका आंसर होगा डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम डिपॉजिट्स करते हैं बैंक के पास पैसा, तो उससे ही वो क्या करता है, क्रिएट करता है मनी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आर, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स। आप कभी भी जाके बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती है। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ अमंग द फॉलोइंग, रिजर्व रेपो रेट या कैश रिजर्व रेशो या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से ऑड कौन सा होगा, यहाँ पे जो इनमें से ऑड है वो होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है इन तीनों से। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर, कौन से डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है, करंट डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट, तीनों ही करता है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बैंक्स रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। यस, बिल्कुल सही। बैंक रेट ऐसा रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देता है। बैंक रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, बिल्कुल दोनों अलग होते हैं। बैंक रेट इज डिस्काउंट रेट फॉर द सेंट्रल बैंक। यस, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा हमारा डी। आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द डैश एट विच इट गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्गर पीरियड के लिए लोन देती है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। अगर शॉर्ट टाइम के लिए देती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए बोला है, तो इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा बैंक रेट। ठीक है, ओके, और क्वेश्चंस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एडी कर्व से। देखिए यहाँ पे है एडी कर्व एडी कर्व कैसा कर्व होता है, एडी कर्व एक पॉजिटिव स्लोप कर्व होता है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम। आपने पढ़ा होगा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी वाई जो होता है उसके इक्वल यहाँ पे होता है। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। कंजम्पशन फंक्शन जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है यहाँ पर कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में। टिक द रॉन्ग ऑप्शन, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, एपीसी राइज विथ इंक्रीज इन इनकम, एपीसी कैन बी लेस देन 0। देखिए यहाँ पे जो है एपीसी जो है वो मोर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, पर एपीसी कभी भी जो ये लिखा है एपीसी राइज विथ इंक्रीज इन इनकम, ये गलत है। अगर आप देखें जो एपीसी जो है वो कभी भी इनकम के साथ नहीं बढ़ता है।
ठीक है। डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इनकम ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन एन इनकम ड्यूरिंग अ ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही गलत है। सबसे पहले तो ये देखिए हमें, एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट अबव ऑफ द ओरिजिन, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। एडी कर्व बिल्कुल सही है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, तीनों ही सही है। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा डी होगा, क्योंकि एडी इज नॉट इक्वल टू सी प्लस एस। आई हो जाता दिस विल बी करेक्ट, बट जो ये एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है, दिस विल नॉट बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट एमपीसी। एमपीसी के लिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका सही है। वैल्यू ऑफ एमपीसी वरीज बिटवीन 0 to 1, यस बिल्कुल सही। जो एमपीसी की वैल्यू हमारे 0 और 1 के बीच में ही आती है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन ऑफ दैट रिच, यस बिल्कुल सही। एमपीसी जो है वो पुअर का ज़्यादा होता है और रिच का कम होता है, क्योंकि पुअर पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं रिच के अकॉर्डिंग। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, हाँ बिल्कुल सही। एमपीसी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका एमपीसी कम होता जाता है, क्योंकि हम ना जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, थोड़ा थोड़ा अपनी सेविंग्स वगैरह भी स्टार्ट करने लग जाते हैं। एमपीसी कैन बी मोर देन 1, नहीं ये गलत है। एमपीसी जो है 0 और 1 के बीच में ही आता है, पर वो कभी भी 1 नहीं होता। तो यहाँ पे सही क्या है, ये 3 पॉइंट सही हैं, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, ऑल ऑफ दिस। सेविंग तो होता नहीं है, तो प्राइवेट और इन्वेस्टमेंट, ये दो ही सही होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। एपीसी, एमपीसी, एमपीएस या एपीएस। एपीएस की जो है नेगेटिव वैल्यू होती है। एडी कर्व स्टार्ट्स, ये तो अभी हमने पढ़ा, पॉइंट अबव द ओरिजिन। नेक्स्ट है इफ़ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू 0, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू 0 बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि हमारी इनकम कुछ भी ना हो बट हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते ही हैं, इसीलिए जो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट भले ही 0 हो जाए पर जो नेशनल इनकम है वो 0 नहीं होती। किसकी वजह से, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम लेवल, जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो एडी जो है एस के इक्वल होता है और एक सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो बी एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ एमपीसी 0.6 द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी व्हाट। अगर एमपीसी 0.6 होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। आपको पता होगा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1/- MPC, MPS सॉरी है। ठीक है, तो हमारे पास MPS तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/, एक मिनट से रुकिए, यहाँ पे ये 1/MPC होता है ना, तो 0.6 आ जाएगा। हाँ तो ये पहले आप 1/MPC यहाँ पे मान लीजिए, सी आएगा ना, हमारे पास सी है, तो 1/MPC, एक मिनट में दोबारा से बता देती हूँ, वेट। इसका फॉर्मूला होता है 1 - MPC, तो यहाँ पे 1 - 0.6, तो ये आ जाएगा 1.04। सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना आएगा, तो ये यहाँ पे हमारा 0 पर लग जाएगा, तो ये समथिंग कुछ हमारा आ जाएगा, मतलब जब आप 1.0.4 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.5, क्योंकि जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है 0 लग जाएगा, 10/4 हो जाएगा, तो 10/4 को जब आप डिवाइड करते हो 2.5 आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज डैश। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो मल्टीप्लायर की होती है इन्फिनिटी होती है। ठीक है, कब, जब एमपीसी हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। व्हेन प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट इट इंडिकेट्स अ सिचुएशन। जब भी हमारी प्लान सेविंग कम हो जाती है प्लान इन्वेस्टमेंट से, तो इस केस में हमारी ये वाली सिचुएशन बनती है, एडी इज ग्रेटर देन एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हाट। जब एमपीसी जो है एमपीएस के इक्वल होता है तो हमारी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश कर्व इन द नेशनल डिटर्मिनेशन एनालिसिस। अभी हमने पढ़ा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है इसका। ठीक है,
AD क्या होता है, AD को हम C+I कहते हैं ना, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ये होगा। मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू MPC। तो यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लायर है वो MPC से डायरेक्टली रिलेट करता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट होगा। When economy decide to save the whole of its additional income, then value of investment multiplier will be 1, intermediate 0 या फिर infinity। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1। Dash refers to a situation when AD is equal to S beyond the full employment level। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। द अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, अभी मैंने बताया K इक्वल टू 1 माइनस MPC। इफ सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज दिस देन 1 MPC इज, देखिए यहाँ पे जो S है ना ये हमारा 0.4 बताया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होगा जो हमारा MPC है वो MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको MPS पता चल गया कि वो 0.4 है तो आप क्या यहाँ से MPC नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, MPC 1 माइनस 0.4, दिस विल कम 0.6, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा 0.6। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया है, इसके और ऑप्शंस नहीं है, तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप कि ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बाकी हम और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।